नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल ऑब्जर्वर अनुपम मिश्रा सर, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं। और आज जो है वो थोड़ी एक दुखद घटना के साथ शुरू करना चाहूंगी बिकॉज ऐसा नहीं लगता है मुझे कि भारत में जो हो रहा है उसका ऑस्ट्रेलिया से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 200 ज्यूज की एक मीटिंग चल रही थी और वहां पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई है। इट्स अ प्रॉपर टेररिस्ट अटैक मैं बोलूंगी। निहत्थे लोग एक किसी मीटिंग के लिए प्रेयर के लिए आए हुए थे, समझते हैं मुद्दा अनुपम सर से। और फिर आएंगे आज राजमाता का दरबार लगा हुआ है, दो बड़े दिग्गज नेताओं को उन्होंने आज बुला रखा है अपने घर पे। उसके बाद हम कवर करेंगे कि किस तरीके से रामलीला मैदान में आज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, क्योंकि रैलीज तो इनकी रोज ही होती रहती हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। अनुपम सर, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू गायत्री। मैं अभी वही ऑस्ट्रेलिया की खबर देख रहा था कि किस तरह बीच पर वो यहूदी अपना एक त्योहार मना रहे थे, अपना एक इवेंट मना रहे थे, और उस पर कैसे आतंकियों ने हमला किया और 10 लोग तो मौके पर मारे गए। एक व्यक्ति ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए, बड़े निहत्थे एक व्यक्ति ने एक हथियारबंद जिहादी को पकड़ लिया, वरना शायद दर्जनों और लोग मारे गए होते। और अब ये एक पूरी दुनिया में एक तमाशा हो रहा है। आप देखिए, मतलब वो तमाम लोग, वो तमाम जो लिबरल और अपने आप को एक जिसे कहना चाहिए कि एक लिबरल मॉडर्न थॉट के तहत जो लोग इन आतंकवादियों की पैरवी कर रहे थे, उनको भी पसीने छूट रहे हैं। आपने देखा कि स्वीडन जो है वो यूरोपियन यूनियन को एक बहुत बड़ी राशि देने को तैयार है कि हमको रिफ्यूजी वाली जो एक आपकी ट्रीटी है उससे निकाल दो, अब हम और रिफ्यूजी नहीं ले सकते। 34,000 दे रहा है अपने रिफ्यूजीज को कि भैया अपने देश वापस चले जाओ। हंगरी भी ये कर रहा है, पोलैंड एक को आदमी ले ही नहीं रहा है। ब्रिटेन जैसा, मतलब ब्रिटेन जिसको आपने, जहां पे लंदन लाहौर बन गया है, वो भी इन लोगों को निकालने की कवायद कर रहा है, कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कर ही रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल मेनेस, एक वैश्विक तमाशा बनाकर रख दिया है। और देखें, ये कभी नहीं रुकेगा, ये तब तक नहीं रुकेगा। कहते हैं कि करेक्ट डायग्नोसिस इज हाफ द ट्रीटमेंट। यदि बीमारी का सही इलाज पता चल बीमारी सही पता चल जाए तो इलाज समझिए आधा हो गया। पर आप बीमारी ही स्वीकार करने को जब तैयार नहीं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों की आप पैरवी कर रहे हैं। हमास जैसे लोग, हमास जैसे हत्यारे, महिलाओं के, बच्चों के रेपिस्ट हत्यारे, उनकी पैरवी हो रही है। अफजल गुरु से लेकर हमारे अपने देश में, अफजल गुरु से लेके याकूब मेमन तक की शव यात्राएं आप देख लीजिए। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो जब तक आप बीमारी को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक इलाज क्या खाक करेंगे। जापान में सर देखिए आज कितनी कम संख्या में है, वहां भी तमाशा मचा रखा है। ऑस्ट्रेलिया में दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न हिस्से का एक हिस्सा हमारे लिए अलग कर दो। ऑस्ट्रेलिया में ये पार्टीशन की बात कर रहे हैं कि वो हमको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा अलग दे दो, हम वहीं रह लेंगे। आई एम एक्चुअली स्पीचलेस, क्योंकि ये निहत्थे लोग थे, 200 लोग थे, और जिस तरीके से अटैक हुआ, 10 की मृत्यु हो गई। यूएस में भी अटैक हुआ है सर, आपने उसके बारे में सुना? आज रात में यूएस में भी अटैक हुआ है, वहां पे भी अंधाधुंध फायरिंग हुई। ऐसा लग रहा है अच्छा, कि चारों तरफ। हाँ, यूएस के अंदर भी अटैक हुआ है। पहले यूएस में हुआ था, उसके बाद यहाँ पर हुआ है। आप जरा ओके। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन नाइफ अटैक ना हो रहा हो, जिस दिन बंदूकों से बच्चों को टारगेट नहीं किया जा रहा हो, महिलाओं को टारगेट नहीं किया जा रहा हो। ये इट हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग नाउ कि ये अटैक जो हम सुन रहे हैं डेली बेसिस पे। बट मैं आई एम एक्चुअली लॉस ऑफ स्पीच एट दिस मोमेंट कि हथियारे लोगों पे निहत्थे लोगों पे कौन चला सकता है गोलियां? क्या उनके अंदर से कोई आवाज नहीं आती है? कोई जज्बा नहीं निकलता है? 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? वो कौन हथियारबंद लोग थे? जिन महिलाओं को, जिन बच्चों को किडनैप किया गया,
जिन बच्चों को अवन में रख के जलाया गया, जिन लड़कियों को नंगा करके परेड किया गया, वो कौन हथियार बनते? वो तो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में थे, आप देखेंगे। तो आतंकी तो वैसे भी शेर वहीं होते हैं ना जहां सामने I would निहत्थे just लोग हैं। I would just like to correct myself. 200 लोग नहीं थे, 2000 मेंबर्स थे जूइश कम्युनिटी के, held a Hanukkah celebration at बोंदी बीच। 2000 और वहां पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग एंड जो डेड बॉडीज आ रही हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, वो दहला देने वाली हैं। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने उस पे देखिएगा, बिकॉज वहां पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज आल्सो चेयरपर्सन ऑफ द ज्यूज इजराइल ऑस्ट्रेलिया लीगल फोरम। उस बंदे को भी लगी है, बट ही इज नॉट डेड एज येट, ही इज स्टिल देयर। इट इज बिकमिंग एन एवरीडे न्यूज, कभी यूएस में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी जापान में, कभी चाइना में। तो बेचारे डर के रहते हैं, क्योंकि चाइना इनका सबसे सही इलाज करता है सर। सबसे सही इलाज अगर कोई देश करता है तो वो है चाइना। जी सर। देखिए, अब चीन की एक सत्ता अलग है, एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है। आपने आज तक कभी सुना गाती किसी भी मामले में कि चाइनीज कोर्ट ने क्या कहा? चाइना में अदालत भी है कि नहीं, कभी उस पर कभी खबर होती है क्या? या चाइना में किसी ह्यूमन राइट ग्रुप ने क्या कहा, या चाइना में किसी एनजीओ ने क्या कहा, या चाइना में आखिरी बार वो 91 में जो एक थियानमेन चौक पे एक प्रदर्शन हुआ था, आपने देखा, तो उन्होंने तो अपने ही बच्चों पे टैंक चला दिए। मतलब ऐसी रिजीम भी तो नहीं चाहते ना जो अपने ही बच्चों पे टैंक चढ़ा दे। 10,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया। आज तक उसकी कोई वीडियो तक नहीं हमारे पास, सिवाय एक कोई फोटो के वीडियो जिसमें एक आदमी टैंक के सामने खड़ा हुआ है। तो ब्राउन यूनिवर्सिटी इन प्रोविडेंस यूएस में मास शूटिंग हुई है, वहां पे भी 2 लोग मर चुके हैं। 20 पीपल वर शॉट, सॉरी करेक्टिंग माई सेल्फ, 20 पीपल वर शॉट, जो मैंने अभी आपको अरे बताया कि यूएस में भी हुआ है। ब्राउन अरे यूनिवर्सिटी प्रोविडेंस, 20 लोगों को गोली लगी है। अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। एक ने कहा 2 लोग मर गए हैं और 20 को गोली लगी है, इस तरीके की न्यूज आ रही है। बट एक दिन में 2 घटनाएं, दिस इज ओवरवेलमिंग फॉर अ नॉर्मल पर्सन। सर ये लोग तो भारत में भी तो यही चाहते हैं ना, भारत में भी तो यही चाहते हैं ना, इसी तरीके का माहौल हो यहाँ पर। नहीं तो डर भारत का, में ऐसा हो रहा है, आप कैसी बात कर रही हैं? अभी कल ही हमने अपने संसद के हमले का, जिसे कहना चाहिए, एनिवर्सरी मनाई है। कल ही का दिन था जब आज से 2001 में संसद पर हमला हुआ था, पहलगाम पे हुआ, भारत में दिल्ली में हुआ। आप बताएं ना, दिल्ली में क्या हथियारबंद आदमी घूम रहे थे? मतलब महिलाएं, बच्चे, पुरुष, छोटी मोटी शॉपिंग करने आए लोग, उनके बीच में आपने कार का बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। पहलगाम में आपने जो लोग घूमने गए थे उनके साथ ऐसा किया, संसद में आपने किया, आप हर जगह कर ही रहे हैं, ट्रेन ब्लास्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी दिक्कत यह है कि आतंकी तो मुट्ठी भर होते हैं, पर इनको सपोर्ट करने वाला जो सर्किल है वो बड़ा विशाल है। और सपोर्ट भी 2-3 तरह से आता है। एक इमीडिएट आता है कि नहीं सही कर रहे हैं, दूसरा सपोर्ट उस तरह का आता है कि नहीं नहीं आतंक का कोई रिलीजन नहीं है, तीसरा सपोर्ट उस तरह का आता है वो जो जस्टिफाई करता है कि वो जो बुरहान वानी था उसकी गणित बहुत अच्छी थी, पढ़ने में बड़ा अच्छा था, उसके साथ आर्मी ने गलत कर दिया, उसके साथ गलत हुआ इसलिए उसने हथियार उठा लिया। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं के साथ गलत हुआ, अगर ये 5 लाख लोग हथियार उठा लेते तो सोचिए क्या होता। जस्ट इमेजिन। मैं तो चाहती थी उठा ले, आई मीन मेरे चाहने से क्या होता है, बट आई वुड हैव प्रेड कि उठा लेते। 5 लाख की बजाय अब अगर 500 ने भी उठा लिए होते तो आज कश्मीर की वो नहीं, हालत नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैड दे बीन बेटर आर्म्ड, मुझे तो लगता है कि इनको बजाय वहां से निकालने के इनको वहां हथियार दिए जाते, उनको यहाँ हथियार दिए जाते और उनको वहां रुक के अपना काम करते। आप देखें, एक जमाना था लालू यादव ने बिहार से तमाम लोगों को निकालने की साजिश रची थी, नरसंहार पे नरसंहार हो रहे थे, लेकिन वहां तमाम लोगों ने निकलने से मना कर दिया, उन्होंने हथियार उठा लिए। तो एक लिमिट के बाद ये भी होता है। और होना चाहिए। आप कहाँ तक भागोगे, धरती कम पड़ जाएगी, कहाँ तक भागोगे।
सर आती हूँ आज एक दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो वोट चोरी कैंपेन के पीछे दब गया और वो ये है कि आज राजमाता का दरबार सजा हुआ है। शायद इसीलिए वो रैली में नज़र नहीं आई जब हम अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, जो रामलीला मैदान में हो रही है। कर्नाटका के 2 बड़े पॉलिटिशियंस सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक साथ सोनिया गांधी से मुलाकात। ये राज दरबार में चल क्या रहा है सर? बड़ी वाली रैली छोड़ के ये छोटी वाली रैली में क्यों लगी हुई है राजमाता? देखिए, कांग्रेस से एक कल्चर शुरू हुआ और वो भाजपा में भी नजर आता है, जिसको कहा जाता है हाईकमान। एक जमाने में अंतर सिर्फ इतना है कि भाजपा में वो हाईकमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोगों के पास है। कांग्रेस में हाईकमान गांधी परिवार हुआ करता है। लेकिन मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो हालत है, वहां पे गांधी परिवार ना हाई बचाओ कमांड में तो डेफिनेटली नहीं। आप देखिए, कई जगह इन्होंने इस तरह के फॉर्मूले लगाए, आधे आधे समय मुख्यमंत्री बनाना। छत्तीसगढ़ में आपने भूपेश बघेल को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया और वो कहा कि वो जो सिंहदेव है, बाकी के 2.5 साल वो आ जाएंगे। 2.5 साल बाद भूपेश बघेल ने मना कर दिया और गांधी परिवार को एकदम ठेंगा दिखा दिया और आप उनका कुछ नहीं कर पाए। राजस्थान में अशोक गहलोत ने आपको ठेंगा दिखा दिया, आप उनका कुछ नहीं कर पाए। और कर्नाटक में सिद्धारमैया आपको ठेंगा दिखा रहा है, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि देखिए, हाई कमांड तभी तक हाई कमांड था गायत्री, जब तक गांधी परिवार के लोगों के चेहरे के देखकर उन पर वोट पड़ते थे और वो अपनी पार्टी को जीत दिला सकते थे, तभी आपको लोग हाई कमांड मानते थे। अब कौन आपको हाई कमांड मानेगा? आधे से ज्यादा नेता भाग चुके हैं। जो नेता मौजूद हैं वो आपके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सिद्धारमैया ने और डीके शिव कुमार ने आज का दिन अगर चुना है सोनिया गांधी से मिलने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो ऐसे समय सोनिया से मिलना चाहते हैं जब राहुल और प्रियंका वहां मौजूद ना हो। उन्हें मालूम होगा कि साहब आज के समय आप रामलीला मैदान की रैली में होंगे, चल के प्रियंका से मिलने। देखिए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जब तक कमांड में थी, मैं बार बार कहता हूं, वो बड़ी श्रूड पॉलिटिशियन है, घातक, खतरनाक। वो रेगुलर लोगों से मिलती थी, राहुल गांधी से कोई मिल ही नहीं सकता। हकीकत यह कि राहुल गांधी के पास भी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में चल रही रस्साकसी का कोई इलाज नहीं है। उनको मालूम है कि अगर मैं सिद्धारमैया से कहूंगा रिजाइन कर दो तो करेगा नहीं, और मैं डीके शिव कुमार से कहूंगा चुप बैठ जाओ तो बैठेगा नहीं। उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अनअवेलेबल बना लेते हैं। वो आपसे मिलने को ही नहीं तैयार होते और उम्मीद करते हैं कि आगे पीछे तुम लोग आपस में लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ फैसला कर लोगे और जो भी फैसला करोगे उस पर हम मोहर लगा देंगे। ऐसे में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया वहां पहुंचे। अब इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की वापसी हुई है तो डीके शिव कुमार के पैसे, डीके शिव कुमार के संसाधन, डीके शिव कुमार की मेहनत से हुई है। लेकिन सिद्धारमैया चूंकि गांधी परिवार खास थे गांधी परिवार के, तो उनको बना दिया गया। अब सिद्धारमैया वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड भी ले रहे हैं। आपने देखा, उन्होंने कर्नाटक के सारे मुसलमानों को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया और सबको ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया है, और जो भी मुसलमान है वो ओबीसी। यहां शेख, सैयद, पठान, मिर्जा कुछ भी है, सब ओबीसी हो गए। दूसरे आपने देखा कि किस तरह वो दशहरे जैसे त्योहार में, आप मैसूर के दशहरे जैसे त्योहार का उद्घाटन आप कराते हैं एक मुस्लिम एक्टिविस्ट से, जो सनातन के खिलाफ बयान देती रहती। तो उन्होंने भी एक एक्सट्रीम स्टैंड ले लिया है। अब ऐसे में उनको हटाना बड़ा मुश्किल हो। दूसरी बात, जो भी आदमी 2.5 साल मुख्यमंत्री रह जाता है उसका अपना एक आभा मंडल होता है, उसकी अपनी एक तैयारी होती है, तमाम विधायक उससे जुड़ जाते हैं, तमाम लोगों का हित उनसे जुड़ जाता है। वैसे भी 2.5 साल से कर्नाटक में काम तो हो नहीं रहा है, पंजीरी बट रही है। आप देखिए, तनख्वाह तक देने के पैसे नहीं होते उनके पास। तो ऐसे में उन्होंने अपना गुट बना लिया है। डीके शिव कुमार को लग रहा है कि साहब मुझे वादा किया गया था, लेकिन जिन लोगों ने वादा किया था उन्होंने तो वादा सचिन पायलट को भी किया था, टी.एस. सिंहदेव को भी किया था, तमाम लोगों को किया था, सिंधिया को भी किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किया था। वो अपना वादा पूरा कर कहां पा रहे हैं?
क्योंकि वादा पूरा करने के लिए हाई कमांड को कमांड में होना पड़ेगा। एंड एज आई सेड कि हाई कमांड ना भाई बचा और कमांड में तो डेफिनेटली नहीं। वो पुराना वाला गाना है ना सर, वादा न तोड़, वादा न तोड़। अब तो डीके शिव कुमार एक बड़े डिफरेंट टैंजेंट पे मैं इसीलिए इस गाने को नहीं, शायद अगर पुराना कोई गीत ही याद कर रही हैं ऐसे मौकों पे, और अगर राहुल गांधी को कुछ कहना ही होगा तो कहेंगे कि भाई कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का कर दिया वादा भूल गए जी, वादा। मैंने सर वादे ये तो वाला किए ही गाना जाते हैं तोड़ने के लिए। मैं ये गाना इसलिए याद कर रही थी कि वादा ना तोड़, वो इसलिए क्योंकि डीके शिव कुमार के सुर और ताल बदले हुए हैं। कुछ अलग ही कहानी पकड़ी है वहाँ पे। क्या कहानी? डीके शिव कुमार तो असेंबली के अंदर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि भी पढ़ चुके हैं, आपने देखा। एग्जैक्टली, आरएसएस स्लोगन। लेकिन देखें, लेट अस सी क्या होता है कैसे। देखिए, डीके शिव कुमार को एक बात मालूम है कि जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रहा है, ये सरकार लौटने वाली नहीं है 2.5 साल बाद। तो इट इज नाउ और नेवर। या तो अभी सरकार वो मुख्यमंत्री, हाँ, अभी मुख्यमंत्री नहीं बने तो नहीं बन पाएंगे। उन्हें मालूम है ये सरकार लौट नहीं रही, तो यही वो 2.5 साल में उनको भी अपनी इच्छा पूरी करनी। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो सरकार गिराएँगे और नहीं तो वो सीएम बनेंगे। तीसरा ऑप्शन सर कोई और है? लेट अस सी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने डीके शिव कुमार को तोड़ने का प्रयास चुनाव के पहले भी बहुत किया था, लेकिन वो बंदा अपनी जगह टिका रहा और उसने कांग्रेस के साथ वफा की। तो उसे लगता है कि गांधी परिवार भी उनके साथ वफा करेगा, और गालिब का शेर है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। सही बात है। बट कर्नाटका पॉलिटिक्स गोइंग फॉर अ वेरी डिफरेंट टर्न। इट लुक्स लाइक कि बहुत कुछ होने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। आज सोनिया से मुलाकात के बाद मुक्कालात होगी या फिर दोनों में सुलह होगी, वो आने वाला 24 घंटे या 48 घंटे में कंफर्म हो जाएगा। सर, जो आज जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है रैली, राहुल की रैली, प्रियंका की रैली रामलीला मैदान में। जी सर। राहुल आज भी रैली में वही बात, वोट चोर, गद्दी छोड़, एसआईआर, वोट चोरी हो गया। देखिए देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है। जो आदमी एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा अपनी पूरी बिहार यात्रा में उठाता रहा, पूरे बिहार चुनाव में उठाता रहा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाता रहा और आज रामलीला मैदान में उठा रहा है, उस आदमी ने यह मुद्दा संसद में नहीं उठाया। इज दैट नॉट सरप्राइजिंग कि जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जब संसद में सच में मौका मिला तो वो कांजीवरम साड़ी और हिमाचली टोपी और नागा जैकेट की बात करने लगे। वहां पे सिर्फ चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों तक बात हुई। आपने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। आप ये क्या, इसका एक कारण है, राहुल गांधी वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा वहीं उठाना चाहते हैं जहां उनको जवाब ना मिल सके। आपने 3 सवाल किए संसद में, तीनों का जवाब अमित शाह ने तुर्की बा तुर्की दे दिया। आप भाग खड़े हुए संसद से। यहां तक कि आपके जो दरबारी पत्रकार हैं जैसे राजदीप सरदेसाई, मैं उनको सुन रहा था, वो लिटरली यही बात कह रहे थे कि अमित शाह के जवाब के बाद राहुल गांधी भाग खड़े हुए। तो लेकिन रैली में आपको कौन जवाब देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कौन जवाब देगा, यात्रा में आपको कौन जवाब देगा, इलेक्शन मंच पे आपको कौन जवाब देगा। तो राहुल गांधी जब झूठ बोलते हैं तो उसके लिए एक ऐसा मंच तलाशते हैं जहां पे उनको कॉन्ट्रडिक्ट ना किया जा सके। संसद में अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया होता तो भाजपा पूरी तैयारी से बैठी उसका पॉइंट वाइज रिबटल दे देती, जवाब दे देती। इसलिए उन्होंने संसद में इस मुद्दे को नहीं उठाया। रैली में जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है एक टेप रिकॉर्डर दोबारा प्ले किया जा रहा है। बड़ा बोरिंग सा नहीं हो गया इनको कवर करना? बट ये इनके बोरिंग हो गया है, और सबसे बड़ी बात कि जो दरबारी पत्रकार हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी बेहतर स्पीच दे रही हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बात की और प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर। अब वो कहा जा रहा है कि साहब प्रियंका ने बेटर स्पीच दी। हर दिन के साथ राहुल गांधी अपने ही घर में गिर रहे हैं, मतलब गिरते जा रहे हैं घर से, मतलब पार्टी में भी और अपने परिवार में भी।
हर दिन के साथ लोग कहते जा रहे हैं प्रियंका लाओ, राहुल हटाओ। तूने जो चुनौती आ रही है अपनी बहन से आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को इसका अंदाजा नहीं था या सोनिया गांधी को इसका अंदाजा नहीं था। प्रियंका गांधी को 24 साल तक राजनीति में नहीं आने दिया गया। पूरा ये प्रयास रहा कि भाई राहुल गांधी के पैर जम जाए तभी है। अब राहुल गांधी के पैर जम ही नहीं रहे तो कोई क्या करे। वैसे भी वो टिकते ही नहीं कहीं जो पैर जमे। अब बताइए, आज वो रैली करेंगे, आज रैली करेंगे, कल ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, सॉरी यूरोप चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे। नहीं, इंटरेस्टिंग बात है कि उनके पैर जम नहीं रहे हो तो ठीक है, वो तो पूरी कांग्रेस को जड़ सहित उठाकर फेंक रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस में इस बात को लेकर कुंठा है। मैं कल ही देख रहा था कि उड़ीसा के एक पुराने एमएलए ने चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी को कि मुझे कांग्रेस, मुस्लिम एमएलए है, उनकी लड़की समय एमएलए है, उन्होंने कहा कि बड़े, हाँ, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत दुख नहीं, मुझे बहुत दुख है और मैं बहुत पार्टी से प्रेम करता हूं, और सोनिया जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारी ताकत अब प्रियंका गांधी को दे दीजिए। तो अब लोग खुलकर कहने लगे, क्योंकि ऐसा नहीं वो पार्टी छोड़ गए, वो भी पार्टी में, उनकी लड़की भी पार्टी में उसके बाद। सर ये बात तो अहमद पटेल की बेटी ने भी कह दी थी, मुमताज पटेल ने भी। अहमद पटेल की बेटी राजनीति में नहीं है गायत्री। अहमद पटेल की बेटी विधायक नहीं है, पर अगर कोई विधायक रहते हुए उसके बच्चे विधायक है, इस तरह की बात कर रहा है तो एक बड़ा रिस्क ले रहा है। कांग्रेस में बिल्कुल भी बगावती सुर को बर्दाश्त नहीं किया जाता, और शशि थरूर इसके जीवंत उदाहरण है। अलग अलग क्वार्टर से ये स्टेटमेंट तो आई है, क्योंकि गुजरात से भी आई थी, शैलेश अमीन ने भी ये चीज कही। अहमद पटेल की बेटी जो कि खुद, ठीक है, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, अब उड़ीसा के इतने पुराने अगर बंदे बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। पर एक चीज और है सर, ये जहां रैली करते हैं वहां एक खड्डा खोद देते हैं, या तो अपने लिए या अपने पार्टनर्स के लिए। बिहार में भी इन्होंने की थी चुनाव चोरी, वोट चोरी यात्रा, उसका रिजल्ट क्या हुआ फाइनली? तेजस्वी डूब गए। अब तेजस्वी भी भागे हुए इनकी तरह यूरोप क्रिसमस मनाने। केजरीवाल को ठिकाने लगा दिया, तेजस्वी को ठिकाने लगा दिया, अब अखिलेश स्टालिन का नंबर है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सर बगावती सूट तो बहुत हो रहे हैं, पर आज एक दो जो पिक्चर्स आई है ना, वो थोड़ी-सी ट्रबलसम है। ज्ञानेश कुमार को लेकर जिस तरीके से पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, उनकी फैमिली की पर्सनल डिटेल्स, उनके परिवार की महिलाओं और फैमिली के बच्चों के बारे में जो डिटेल्स फ्लोट की जा रही हैं, दैट इज़ नॉट ओके। ज्ञानेश कुमार को टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शन कमी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है। और वो भी तब जब ये मुद्दा एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, ये सारे इंटर रिलेटेड है। खुद सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे रहा है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है बाय द वे, या ये कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं है ये। इलेक्शन कमीशन का कंटेम्प्ट होता नहीं, और हाँ, कोर्ट का कंडेम्प्ट बनता नहीं। बहरहाल वहां तो अब मैं देख रहा था आज नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ऐसा नहीं कि सामान्य कार्यकर्ता लगा रहे हैं, पदाधिकारी लगा रहे हैं नारे की मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ज्ञानेश कुमार, अभी जो आपने फोटो दिखाई है जिसमें एक कैदी है, अगर इसको ज्ञानेश कुमार बनाकर पेश किया गया तो बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट। थ्रेट वाली बात नहीं है। ये सारी कवायद किस लिए है, ये सारी कार्रवाई इसलिए है। अब आप खुद ही सोचें कि प्रियंका गांधी एक ऐसे राज्य से आती हैं जहां हिंदी भाषा नहीं है, वायनाड से, केरल से, और वो भाषण देती हिंदी में। और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां हिंदी ही चलती है, वो भाषण देते हैं अंग्रेजी में। सोचिए, क्योंकि इरादा क्या है आप समझिए। आप उसी भाषा में बोलते हैं जिसमें आपके व्यूअर्स होते हैं, जिसमें आपके लिसनर्स होते हैं, जिसमें आपके श्रोता होते हैं। राहुल गांधी अपने देश की जनता से बात ही नहीं कर रहे थे एक बार, वो तो विदेशियों को बता रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। वो तो डीप स्टेट को और जो उनके जो ये कठपुतलियों का खेल जो वेस्टर्न कंट्रीज से चला रहे हैं, उनको बता रहे थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा। वो परेशान है कि किसी भी तरह, अब देखिए हर बात पे जेंजी कहते हैं राहुल गांधी। मेरा दावा है मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा,
अगर नेपाल वाली घटना के पहले राहुल गांधी ने कभी जेंजी वर्ड इस्तेमाल किया, वो उनको बस लग रहा है कि नेपाल की तरह कुछ यहां हो जाए, बांग्लादेश की तरह यहां कुछ हो जाए, श्रीलंका की तरह यहां कुछ हो जाए। जब हमसे नहीं हो रहा है तो यार किसी और के जरिए हो जाए। इनकी रैली में वैसे कितने जेंजी आए होंगे? कितने जेंजी इनको सुन पाते होंगे? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट सर, क्योंकि आप पत्रकार आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो आई एम श्योर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो जेंजी की कैटेगरी में आते हैं, जो इनको सुनते होंगे? नहीं देखिए, जेंजी के जो बच्चे राहुल गांधी को सुनते हैं वो तो ऑलरेडी आपके साथ है ना। चुनाव तब जीता जाता है जब आप विपक्षी पार्टी के खेमे से कुछ वोट चुरा के अपने खेमे में ला सके, तभी तो आप जीतेंगे ना, वरना आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। हो ये रहा है कि धीरे धीरे आपके खेमे के लोग निकलते जा रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग माइनस हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को कुछ भी समझ में आता है या राहुल गांधी कैसे पॉलिटिशियन है? देखिए, फर्ज करें गायत्री, अगर मेरे से कहा जाए, मुझे कहा जाए कि आपको वो ऊंची कूद लगानी है, तो मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं वो पोल वॉल्ट करना है, बांस लेके दौड़ूंगा पर कूद नहीं पाऊंगा। कुछ जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं कर सकता ना, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। ये बात निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि राहुल गांधी राजनीति की ना उन्हें पकड़ है, ना समझ है, ना भाषा है, ना थॉट है, ना विचारधारा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतने दिन चल भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि भाई वो गांधी परिवार से, और जमाने बाद गांधी परिवार से कोई आदमी चुनाव भी आ रहा है, तो कांग्रेस को 44 सीट तक ले गए, सोचिए वो। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल इज जस्ट नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स, लेकिन वो इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं। सर, अभी आपने कहा कि ये अपने विदेशी आकाओं को मैसेज देने के लिए कर रहे थे। भीड़ तो बड़ी अच्छी इकट्ठी कर रखी है, बहुत अच्छी भीड़ है। एटलीस्ट मेरे ख्याल से 3-4 लाख तो होंगे, जो देखने में आ रहा है। अब हरियाणा से बहुत लोगों को लेकर आए हैं और हरियाणा का ही ज़िक्र है। ये विदेशियों को क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से? कि आई एम स्टिल रेलेवेंट? व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू टेल देम? जो विदेशियों को बता रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र वैसे ही समाप्त हो चुका है जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में। और राहुल गांधी को पहली बार नहीं, उन्होंने बहुत खुलकर इन सो मेनी वर्ड्स कहा है कि पश्चिमी ताकतों को भारत में दखल देना चाहिए। मेरी याददाश्त में पहली बार कोई भारतीय जिम्मेदार नागरिक, एक राजनेता, नेता विपक्ष के पद पर बैठकर विदेशी पश्चिमी देशों से कह रहा है कि हमारे देश में दखल दो। ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ। फिर आज एक चीज़ और हुई है, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस है। पार्टनर्स कहाँ हैं इनके? अब जैसे अभी एक रात्रि भोज हुआ था एनडीए का, सारे के सारे तो वो चाहते तो सिर्फ बीजेपी के लोगों को ही बुला सकते थे मोदी जी। उनको देयर वाज़ नो ऑब्लिगेशन, फॉर्मल ऑब्लिगेशन कि सभी एनडीए के लोगों को बुलाया जाए। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस थी। व्हाई डिड हाँ, वी डन? इन्होंने अपने इंडी गठबंधन के एक भी आदमी को नहीं लिया है, और पहली बार कांग्रेस में एक थॉट प्रोसेस ये चल रहा है। और गायत्री, फॉर वंस मैं कहूंगा कि अगर कांग्रेस इस तरह सोच रही है तो कांग्रेस के हित में है। पहली बार एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि हम इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनको छोड़ेंगे और अपना चुनाव अकेले लड़ेंगे। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। कांग्रेस इतने दिन तक केजरीवाल के साथ पिछलग्गू बनी, लेकिन जब दिल्ली में इस बार आपने केजरीवाल से अलग होकर चुनाव लड़ा तो ठीक है, भाजपा जीत गई, लेकिन आपका भी 3% वोट बढ़ा, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार ये तो सोचिए कि कांग्रेस का वोट चुराया किसने है? कांग्रेस का वोट भाजपा ने नहीं चुराया है। कांग्रेस का जो वोट था, जो सबसे बड़ा वोट था, मुस्लिम, जो सबसे बड़ा उनका वोट बैंक था, किसने लिया? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने लिया, बिहार में लालू यादव ने लिया, बंगाल में ममता बनर्जी ने लिया, दक्षिण भारत में स्टालिन ने लिया, दिल्ली में केजरीवाल ने लिया। तो भैया, तुम्हारा वोट भाजपा ने नहीं चुराया, तुम्हारा वोट उन्हीं लोगों ने चुराया जिनके तुम पिछलग्गू बने हो। तो जब तक तुम उनसे अलग होकर 1 या 2 चुनाव हारने के लिए तैयार नहीं होगे, कांग्रेस अब ऐसी पोजीशन में पहुंच गई है कि वो बिगिनर हो गई है।
भाई उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर पे आ गई कि साहब नई शुरुआत करनी, और नई शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक आप उन्हीं लोगों के कंधे पर सवार रहेंगे जिन्होंने आपका वोट चुराया। सर एक चीज़ और भी तो नहीं है कि इन्होंने अकेले इसलिए रैली की क्योंकि सबने इनको डंप कर दिया है। नोबडी वांट्स टू बी विद अखिलेश और ममता में ये बात चल रही है कि हू इज़ गोइंग टू लीड द थर्ड फ्रंट। अगर मैं बात करूँ शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, वो कांग्रेस को ज़िम्मेदार मानती रही है अपने महाराष्ट्र में इलेक्शन के लॉस का। आरजेडी इनको इलेक्शन लूज़ के लिए मानती है। ममता इनको आस-पास भटकने नहीं दे रही है। अब्दुल्ला ने सीधे आकर कह दिया है कि इंडिया अलायंस के ध्वस्त होने का या गिरने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो राहुल गांधी है। आम आदमी पार्टी इनके साथ एसोसिएट नहीं कर रही है। स्टालिन अभी पता नहीं कैसे चल रहे हैं। अब तमिलनाडु के इलेक्शन से पिक्चर क्लियर होगी कि कितना साथ रहेगा इन लोगों का भी। बीच में स्टालिन भी नाराज थे क्योंकि पता चला था कि राहुल गांधी ने फोन करके विजय से बात की। अब राहुल गांधी ने माफी मांग के किसी तरह उनको मना लिया है। तो देखिए, ये कोई गठबंधन आज सच नहीं है, सिर्फ चुनावी तालमेल है, सिर्फ चुनावी तालमेल। बिहार में आप देखिए, मतलब जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ उनके खिलाफ भी आप चुनाव लड़ रहे हैं आधा दर्जन सीटों पर। तो ये गठबंधन नहीं है, सिर्फ चुनावी तालमेल है, एक मौका परस्त राजनीति है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि मौका परस्त राजनीति में कांग्रेस अकेले है। भारतीय जनता पार्टी जब महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाती है तो वो भी मौका परस्त राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जब समाजवादी पार्टी को बख्श देती है तो वो भी मौका परस्त राजनीति। तो राजनीति सब अपनी तरह से हो रही है। अब कौन ज्यादा अच्छा कर ले वाली बात है, कौन ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात कि किसका किस बात से पहचान है। जैसे अमित शाह ने कहा कि आपने घुसपैठियों को चुन लिया और जनता ने हमको चुन लिया। आज तो मुझे सिग्नलिंग सिर्फ विदेशों के अलावा तो और कोई नजर नहीं आ रही है क्योंकि सेंटर में तो ऑब्वियसली बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली को रूल कर रही है। ये रैली की किस लिए उन्होंने? ओनली फॉर द फॉरेनर्स, ओनली फॉर विदेशी ताकतें, क्योंकि और कोई ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा है। किसको मैसेज दे रहे हैं? डोमेस्टिकली किसको मैसेज दे रहे हैं भारत के अंदर? भाई मैं तो फिर वही कहूंगा ना कि कल तक आप संसद में थे और आज आप बाहर रैली कर रहे हैं। संसद में क्यों नहीं बोलते ये सब बातें, क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी किसी भी तरह सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि साहब नाच मुझे बहुत अच्छा आता है, बस आंगन टेढ़ा है, मेरी गलती नहीं। सर हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है। ये वो कहते हैं ही इज अ मैड मैन। अपनी फॉरेन बिजनेस को कवर करने के लिए हर बार एक नई रैली कर लेते हैं। एक तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, बड़ा मजेदार बोलते हैं जब भी उनको रिपोर्टर्स पकड़ते हैं। उनके जैसा ट्रोल आई थिंक कोई और इनको पॉलिटिशियन नहीं करता है। जी। ये बात सच है कि वो इस तरह के गिमिक्स करके सीधे फिर विदेश चले जाते हैं। कोई उनसे पूछे कहाँ जा रहे हो भाई? पिछली बार आरटीआई में आया था कि एक साल में 65 विदेश दौरे किए थे। एक साल में 65 विदेश दौरे का मतलब होता है गायत्री कि एक महीने में 5 से ज्यादा। अगर मैं आपको आपका पूरी फ्लाइट्स फ्री कर दूं तो क्या आप महीने में 5 बार विदेश जा पाओगी? अरे एक बार जाने में 2 दिन खराब होता है, जेट लैग वगैरह मिला के। हाँ, तो भैया आप 5 बार कैसे जा रहे हो, करने क्या जा रहे हो? अरे हम फलानी यूनिवर्सिटी में मिलने जा रहे हैं, ढिकानी यूनिवर्सिटी में मिलने जा रहे हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस फंक्शन कर रही है म्यूनिक में या कहाँ, बर्लिन में। कौन है इंटरनेशनल कांग्रेस? सैम पित्रोदा। तो मतलब तमाशा बना के रख दिया है। पार्लियामेंट यहां चल रही है और तुम जा रहे हो बर्लिन, व्हाट फॉर? तो क्या प्रधानमंत्री भी जाते हैं? प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पे जाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम 7 दिन के लिए जा रहे हो, एक दिन उसमें करोगे मीटिंग और 6 दिन कहाँ रहे पता तक नहीं चलेगा। कभी स्कूटी पे नजर आओगे, कभी नाइट क्लब में। प्रियंका का क्या होगा सर? आज की मीटिंग में प्रियंका को बोलने दिया या उनको बोलने भी नहीं दिया? आज बोली प्रियंका बोली। और देखिए, मेरी सहानुभूति है के साथ। प्रियंका के साथ सहानुभूति वगैरह मत पालिए, बहुत वो भी श्रूड है और डेंजरस है, और राहुल गांधी से तो बेहतर ही नेतृत्व दे सकती है और राहुल गांधी से बेहतर जानती है। देखिए राहुल गांधी का प्रॉब्लम क्या है। राहुल गांधी को अक्सर लोग कहते हैं कि उनका हिंदी पे कमांड नहीं है।
राहुल गांधी को मैंने कई बार सुना है, राहुल गांधी का अंग्रेजी पर भी कमांड नहीं है। लास्ट टाइम मुझे याद है वो शायद ब्रिटेन में कह रहे थे आई एम थिंकिंग इन माई ब्रेन, तो उनका अंग्रेजी पर भी कमांड नहीं है। लोग पता नहीं इस बात को समझते क्यों नहीं कि आदमी का जो सबसे अच्छा कमांड होता है उसकी मातृभाषा पर होता है। और मातृभाषा मातृभाषा क्यों कहलाती है? क्योंकि आपकी माँ अपने बच्चे से जिस भाषा में बात करती है वही मातृभाषा होती है। आपको क्या लगता है कि जब राहुल पैदा हुए होंगे, जब 3 महीने के होंगे, 6 महीने के होंगे, 1 साल के होंगे, तो प्रियंका सोनिया गांधी क्या उनसे हिंदी या अंग्रेजी में बात करती होंगी? राहुल गांधी को सिर्फ एक भाषा आती है परफेक्टली, पर दुर्भाग्य से उसमें वो बोल नहीं सकते। जिस जिस देश की भाषा वहीं मोदी जी भी जा रहे हैं। अब कौन सी वहाँ से भाषा सीख कर आएँगे वो राहुल को बाद में पता चलेगी, क्योंकि मेलोनी की इनवाइट को तो एक्सेप्ट किया ही है। राहुल इज फ्लुएंट इन इटालियन। वो इटालियन ही सबसे अच्छी बोलते हैं, सबसे अच्छी समझते हैं। प्रियंका गांधी थोड़ा शार्प ज्यादा हैं। प्रियंका गांधी ने हिंदी बाकायदा सीखी है अच्छे से। और देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। अभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो गाय चराने वालों से बात कर करके उन्होंने अपनी हिंदी दुरुस्त कर ली। आज आप देखिए प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी कितनी जबरदस्त हिंदी बोलता है। और मैं फिर से कहूंगा, इसको सोचकर देखिएगा कि एक गैर हिंदी भाषी प्रदेश केरल से आने वाली प्रियंका गांधी संसद में हिंदी में भाषण दे रही हैं, और खांटी हिंदी प्रदेश उत्तर प्रदेश से आने वाले राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं। द ग्रेट डिस्कनेक्ट, द ग्रेट डिस्कनेक्ट। अच्छा, केसी वेणुगोपाल ने भी आज कुछ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल पाए या नहीं बोल पाए कुछ? मुझे मैं उनको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ। आप फॉरगिव मी, मैं पावर के हिसाब से हर चीज नहीं देखती हूँ, बट हाउ कुड यू इंसल्ट योर सेल्फ सो मच, ह्यूमिलिएट योर सेल्फ सो मच, कि आपको पता है पार्टी में आपकी पोजीशन क्या है, लोग आपको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, येट आप वहां पर एक गुड्डा बन के बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही पोलाइट वर्ड यूज कर रही हूँ, गुड्डा बनकर बैठे हुए हैं। अच्छा, गुड्डा आपने कहा, मैंने कुछ और सुना। नहीं नहीं, वो नहीं सर, गुड्डा बोले। मतलब द बॉयज का जो डॉल होता है, हाँ, वो बनकर बैठे हुए हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बेटा कैबिनेट मिनिस्टर है, जबकि वो केवल 12वीं पास है, पर आईटी मिनिस्टर है। प्रियांक दामाद सांसद है, हजारों करोड़ की संपत्ति है। कहीं तो मैं इनको बहुत बहादुर भी मानता हूं भाई। जिस वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उसने पूरे हिंदुस्तान में संपत्ति कब्जा कर ली, मल्लिकार्जुन खड़गे पे आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा कर ली। सीरियसली? ऑफ कोर्स। तो मैं मानता हूं कि मल्लिकार्जुन बड़े मर्द आदमी है इस मामले में, कि जिसने दुनिया की संपत्ति कब्जा की, आपने तो डाकुओं को लूट लिया साहब, कमाल कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये भी कहता हूं कि उनके परिवार को मुसलमानों ने जिंदा जला दिया, उनका इतना दिल टूटा कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। तो कंफ्यूजन शुरुआत से नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जब विधायक बने थे तो सोनिया गांधी भारत की नागरिक भी नहीं थी, और उसके बाद वो खड़े हो कहते हैं आजकल जो कुछ हो सोनिया अम्मा की बदौलत। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, जिसमें मल्लिकार्जुन कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत से। वो माइक पकड़ लेता है, उसमें कह रहे हैं कि वो मेरे को कहते हैं अध्यक्ष हो, लेकिन जैसे राहुल और प्रियंका आते हैं तो सारे कार्यकर्ता मेरे को धक्का दे के किनारे कर देते हैं, इस उम्र में गिर जाऊंगा तो क्या होगा। तो सवाल ये कि किसने कहा तुमसे वहां बैठे रहने को? लड़का मंत्री है, दामाद सांसद है, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, सारे पदों पर आप रह चुकी है, अपनी लानत मलामत कराने के लिए क्यों बैठे हैं? कि प्रियंका गांधी जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरती है तो आपको बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर झांक के देखते रहते हैं, कैसे अध्यक्ष हैं आप? तो लेकिन ठीक है, वो अब वो लालच छूट नहीं रहा है, लालच खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए आप अपने आप को इतना बेइज्जत करा रहे हैं। सर, हमारे यहाँ ना एक चीज भूल जाते हैं लोग, और अब उसको वापस रिवाइव करने की जरूरत है। आपका पुश्तैनी इतिहास क्या रहा है ना, वो बहुत मायने रखता है। आप सर बनारस के हैं, बनारस में देखिए जितने भी मैं पांडा है, बनारस का नहीं, हूँ सेड दैट?
यू स्टे इन बनारस, तो मुझे लगा आप बनारस नो के आए। नो, मैं तो प्रयागराज में हूँ। सॉरी, प्रयागराज में आप, हाँ सॉरी। वहां पे पुश्तैनी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये रिकॉर्ड ना हर फैमिलीज के होने चाहिए कि आपके दादा परदादा ने क्या कर्म किए हैं। पहले ये चीज बहुत चलती थी गांव में कि अच्छा उसके चाचा ने ये किया था तो ये संभल के रहना, क्योंकि क्या है कि खून तो वही है, तो गायत्री, डीएनए। सोशल मीडिया का दौर है, जो अपने पुरखों के कर्म भूल जाता है, सोशल मीडिया याद दिला देती है। याद दिला दे। तो आप रिकॉर्ड रखे ना रखे, सोशल मीडिया पे सब कुछ। अब सबका रिकॉर्ड रहता है। ट्रू सर, ट्रू। सर अब ये कहाँ जा रहा है आज, ये जो रैली हो गई, अब इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करने वाले हैं लोग? अब हम जर्मनी जाएंगे, फिर लौट के बताएंगे। जी, अभी तो थोड़ी हम अब 7 दिन के लिए, रैली इतनी बड़ी की 7 दिन थोड़ा। के लिए अभी हम जर्मनी जा रहे हैं, हम फिर लौटेंगे तो फिर हम देखेंगे क्या हो सकता है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता मदद करना चाहते हो, तो नंबर और यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनुपम सर का चैनल है घूमता आईना, और बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। शाम को 9:30 या 10, कभी कभी टाइमिंग थोड़ा बड़ा चेंज हो जाता है। सर कौन सा टाइम है आपका, 10 बजे, आजकल 9:30? आजकल 8:30 पे कर रहा हूँ। आजकल एक अरे ही जल्दी एक क्यों? एक ही शो करता हूँ गायत्री, जस्ट वन शो। जी, 8:30 बजे सर। और ट्विटर पे भी सर बहुत सारे टॉक्स होस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक डेली बेसिस एक करते हैं, तो वहां पर भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।